नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सत्रांत परीक्षा यानी एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 हिंदी कक्षा 11वीं का पेपर देख रहे हैं, जो कि 3 घंटे और 80 अंक का होता है। सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर में 3 खंड हैं, खंड क, ख और ग। खंड क में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। और खंड ग में आरोह भाग 1 एवं वितान भाग 1 के पाठों पर आधारित प्रश्न हैं। पेपर का खंड क, जिसमें कि अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, किसी भी अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले संबंधित गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार ध्यान से अच्छे से यदि गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। कोई अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है, कोई अपनी पारिवारिक दीनता तक को दोषी बता रहा है, कोई सहारे के अभाव को अपनी असफलता का आधार मान रहा है। बहुत से असफल व्यक्ति इसी तरह अनेक कारणों को अपनी असफलता का आधार मानते हैं। विभिन्न कारणों की कल्पना कर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। वे अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। वे समाज के लिए, संसार के लिए कुछ नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्यों को जीवन में कोई राह नहीं मिलती, कोई चारा नहीं दिखता। वे दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि कोई उन्हें लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाए, सफलता की सीढ़ी बताए, जिससे वह उस पर आसानी से चढ़ सके। किंतु ऐसे लोगों को यह भलीभांति जानना चाहिए कि जहाँ चाह है वहीं राह है। वह हमारी इच्छा शक्ति स्वयं हमारे लिए मार्ग हमारी इच्छा शक्ति स्वयं हमारे लिए मार्ग बना देती है। अच्छे कार्य में धन की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी इच्छा शक्ति की होती है। एमर्सन ने ठीक ही कहा है कि इतिहास, पुराण सभी साक्षी हैं कि मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे देव दानव सभी पराजित होते रहे हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति ने भगवान तक को घंटों कच्चे धागे से बांधकर नचाया है। हाँ, इतना ध्यान रखना होगा कि हमारी चाह यानी इच्छा बरसाती बादल का एक टुकड़ा ना हो, जिसे हवा का एक झोंका जिधर चाहे उधर उड़ाकर ले जाए। यदि हमारी इच्छा शक्ति क्षुद्र और दुर्बल होगी तो हमारी मानसिक शक्तियों का कार्य भी वैसा ही होगा। स्वामी विवेकानंद का दिव्य वचन है कि पवित्र और दृढ़ इच्छा सर्वशक्तिमान है। अतः यह नीति ठीक है कि हमारी चाह ही रास्ता बना जाती है। अंधकार से आच्छन्न मानव ने कभी इच्छा व्यक्त की थी कि प्रकाश हो। क्या इच्छा व्यक्त की थी? कि प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। मनुष्य की इस चाह, इस लगन, इस उत्कट इच्छा चमत्कार की अनगिनत कहानियां हैं। जब आतताई रावण श्री राम वल्लभा सीता को हरकर लंका ले गया, तब राम को पता चला कि मार्ग में समुद्र व्यवधान बनकर खड़ा है। राम के अंतर्मन में सीता प्राप्ति की चाह ने सागर पर सेतु निर्माण किया। चाणक्य के पास आखिर था क्या? किंतु नंद साम्राज्य के विनाश के उत्कट संकल्प ने उनके लिए मार्ग निर्माण कर दिया था। हमारे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास क्या साधन था, किंतु अंग्रेजों को भगा देने की दृढ़ चाह ने उनसे इतनी बड़ी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करा दी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के पास कौन सा कुबेर कोष था, किंतु उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी इस लग्न ने सारे विघ्नों को काटकर मार्ग बना दिया। बहुत ही सुंदर अपठित गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। दोस्तों, मैं इस पेपर को हल कर चुका हूं, इसलिए मुझे
पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न, अधिकांश असफल व्यक्ति कुछ विशेष क्यों नहीं कर पाते हैं? एक अंक का प्रश्न। तो इसका सही विकल्प है पहला, दूसरों को दोषी ठहराने के कारण। दूसरा प्रश्न, असफल व्यक्ति दोषी मानते हैं पारिवारिक दीनता को, दुर्भाग्य को। तो सही विकल्प है चौथा, 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, मानसिक शक्तियों का क्षीण होना निर्भर है, कारण हमारी इच्छा शक्ति क्षुद्र यानी कमजोर और दुर्बल होगी तो मानसिक शक्ति भी वैसी ही होगी। तो सही विकल्प है पहला, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, घ, असफल व्यक्ति दूसरों से क्या अपेक्षा रखता है? तो असफल व्यक्ति दूसरों से लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाने की अपेक्षा रखता है। एमर्सन ने दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में क्या कहा है? तो एमर्सन ने दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में कहा है, दूसरों इतिहास प्राण, एमर्सन ने दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में कहा है कि इतिहास प्राण सभी साक्षी हैं कि मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे देव दानव सभी पराजित होते रहे हैं। अगला प्रश्न, च, किन मनुष्यों को जीवन में कोई राह नहीं मिलती? तो दूसरों को दोष देने वाले और हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले मनुष्यों को जीवन में कोई राह नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में बरसाती बादल के टुकड़े से क्या तात्पर्य है? तो बरसाती बादल के टुकड़े से तात्पर्य है क्षणिक, अर्थात हमारी चाह बरसाती बादल के टुकड़े की तरह क्षणिक नहीं होनी चाहिए जिसे हवा का झोंका जिधर चाहे उधर उड़ाकर ले जाए, बल्कि हमारी जो चाह है, इच्छा है, वो कैसी होनी चाहिए? प्रबल और दृढ़ होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, जिसमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित 8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही सुंदर पद्यांश है, देखिए। कोयल सुना रही तराने बसंत को, भंवरे भी आ गए रिझाने बसंत को, बुलबुल चमन में देखकर तुरंत आ गया बसंत आ गया, आहा बसंत आ गया। 16 श्रृंगार करके खड़ी है वधूधरा, लेकर सुंदर हार खड़ी है वसुंधरा, सौंदर्य गर्विता वधू का कंत आ गया, जो भूमिजा के पास उनके राम आ गए, वृषभानुजा के पास ज्यों के श्याम आ गए, शकुंतला के पास ज्यों दुष्यंत आ गए, वसंत आ गया, आहा वसंत आ गया। सरसर हवा पुकारती वसंत आ गया, तितली उतारे आरती वसंत आ गया, सरसों के सर सेहर उठे वसंत आ गया, चिड़ियों के घर संवर उठे वसंत आ गया, नदियों ने छल चला कहा वसंत आ गया, झरनों ने गीत गाकर कहा वसंत आ गया, गुलशन में देख देख कर गुल अनंत आ गया, बसंत आ गया, आहा वसंत आ गया। बहुत ही सुंदर काव्यांश पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो सही विकल्प है तीसरा, बसंत के आने पर प्रकृति का मोहक चित्रण। दूसरा, बसंत के आगमन पर उल्लासित हो रहा है। तो इसमें पशु पक्षी भी हैं, मानव भी हैं, वनस्पति, नदियाँ, यानी सभी उल्लसित हैं। तो सही विकल्प है चौथा, यहाँ पर ये चौथा विकल्प भी आ जाएगा, इसमें मिसप्रिंट है। तो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न कथन और कारण वाला है। कथन है, गुलशन में देख देख कर गुलशन अनंत आ गया। कारण, अनगिनत फूल बसंत को देखने के साथ साथ एक दूसरे को देख देख करके भी खिल उठे हैं। तो सही विकल्प है इसका पहला, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, वसंत को रिझाने के लिए कौन आ गया है? तो इसका उत्तर है वसंत को रिझाने के लिए भंवरे आ गए हैं। अगला प्रश्न, बसंत के आने पर दुल्हन रूपी धरती कैसे खड़ी है? तो बसंत के आने पर दुल्हन रूपी धरती 16 श्रृंगार करके हाथों में सुंदर हार लेकर खड़ी है। बसंत आने पर भंवरे और कोयल क्या करते हैं? तो बसंत आने पर भंवरे और कोयल
कोयल तराने सुनाती है और भंवरे गुनगुनाते हुए वातावरण को और सुंदर बनाते हैं। पेपर का खंड ख, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न तीसरा, जिसमें किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखने के लिए कहा गया है, जो कि 6 अंक का है। तो 3 में से किसी एक पर रचनात्मक लेख लिखना है। इसके लिए आप चैनल पर दीवार घड़ी पर रचनात्मक लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं, किस तरह से रचनात्मक लेख लिखा जाता है। चौथा प्रश्न, जिसमें औपचारिक पत्र लेखन के लिए कहा गया है, तो पत्र लेखन के लिए आप चैनल पर पत्र लेखन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, किस तरह से पत्र लिखना चाहिए। इसके अथवा में संपादक को पत्र लिखने के लिए कहा गया है, तो इसके लिए आप चैनल पर संपादक को पत्र वाला वीडियो देख सकते हैं। 5वां प्रश्न, जिसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है, जो कि 2-2 अंक के 4 प्रश्न यानी 8 अंक के। पहला, इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता केवल ऑनलाइन रूप से उपलब्ध होती है, सबसे अधिक त्वरित यानी तीव्रगामी होती है। अगला बिंदु, समाचार पत्र, रेडियो एवं टीवी तीनों का इसमें समागम होता है, यानी तीनों के गुण इंटरनेट पत्रकारिता में पाए जाते हैं। हम इंटरनेट पत्रकारिता में पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इस तरह से। अगला प्रश्न, एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है। ऐसी पत्रकारिता जो किसी खास मुद्दे या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाती है, उसे एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग, स्ववृत्त लेखन किसे कहते हैं तथा स्ववृत्त लिखते समय किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लेख जिसमें लेखक अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, रुचियों एवं अनुभवों का उल्लेख करता है, उसे स्ववृत्त लेखन कहते हैं। स्ववृत्त लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो तथ्यपरक शैक्षणिक आंकड़ों का उल्लेख करना चाहिए। दूसरा, सही डाक पता होना चाहिए। तीसरा, रुचि एवं अनुभवों का सही उल्लेख करना चाहिए, इस तरह से। अगला प्रश्न, घ, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो ये शब्द हैं, इनमें सबसे पहले आएगा आपका, सबसे पहले अंकुर, उसके बाद अक्षर, उसके बाद अरुण, कर्मठ, क्षत्रिय, नौका, संगठन, संघर्ष, यह शब्दकोश क्रम रहेगा। अगला प्रश्न, कथा और पटकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कथा यानी कहानी जो कि कही और सुनी जाती है, जबकि पटकथा कैमरे के माध्यम से पर्दे पर देखी जाती है या देखे जाने के लिए लिखी जाती है। कहानी में पात्र, घटनास्थल सीमित होते हैं, जबकि पटकथा में कितने भी हो सकते हैं। इस तरह से 2 अंक का प्रश्न है, तो 2 बिंदु का उल्लेख करना पर्याप्त है। अगला प्रश्न, ख, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़कर लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। 3 अंक का प्रश्न है। डायरी लेखन किसे कहते हैं, डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रमबद्ध एवं नियमित रूप से लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, दिन, दिनांक एवं समय का उल्लेख करना चाहिए। दूसरा बिंदु, महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए जिनको हम भूलना नहीं चाहते। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, अथवा में जनसंचार क्या है तथा जनसंचार के कार्य कौन कौन से होते हैं, वर्णन कीजिए। तो किसी तकनीक के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक सूचना पहुंचाना या संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के निम्नलिखित कार्य हैं,
पहला सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, चौथा एजेंडा तय करना, पांचवा विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, जिसमें एक पठित काव्यांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पद्यांश है, सबसे खतरनाक कविता से लिया गया है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है, हमेशा के बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोगों की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक कविता से काव्यांश यानी पद्यांश लिया गया है। प्रश्न देखिए, जिंदा रूह के आसमानों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका सही विकल्प है अ। सजग यानी सचेत लोगों को अंधविश्वासों व रूढ़ियों से बचना चाहिए। अगला प्रश्न, कवि किस दशा को खतरनाक मानता है? तो जिस पर चलकर मनुष्य अपनी जिंदगी को खो देता है, जिस पर चलकर मनुष्य अपनी राह से भटक जाता है, जिस पर चलकर मनुष्य अपनी आत्मा की बात अनसुनी कर देता है। तो सही ऑप्शन है द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, आत्मा का सूरज डूबने का अर्थ है? तो इसका सही विकल्प है स, अंतरात्मा की आवाज का अनसुना होना। उल्लू और गीदड़ किनके प्रतीक हैं? विवेकहीन लोगों के, अंधे और कायर लोगों के। तो सही विकल्प है स, विकल्प अ और ब दोनों। अगला प्रश्न, कवि किस गीत को सबसे खतरनाक मानता है? तो सही विकल्प है द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 7वां, जिसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं, यानी 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 6 अंक के। पहला है, घर की याद कविता में कवि क्या कहना चाहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, घर की याद कविता में घर की सच्ची अवधारणा का चित्रण किया गया है कवि के द्वारा। अपनों से ही घर घर होता है, अपनों के बिना सब सपना है, अपनों के बिना सब सपना है। घर वही है जहाँ आपसी समझ, सहयोग एवं स्नेह का भाव होता है। अगला प्रश्न ख, चंपा अपने मत के प्रति आग्रही यानी अडिग जिद्दी नारी थी, सिद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, चंपा अपनी बात पर अडिग रहने वाली नारी है। उसने पति को पत्र लेखन एवं पढ़ने लिखने की बात का अपनी सुविधा अनुसार कवि की बात का खंडन कर दिया। अगला प्रश्न, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कवयित्री भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाना चाहती है, क्योंकि जीवन सादगी, सरलता एवं भोलेपन के साथ साथ जीवन में सादगी, सरलता एवं भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन यानी संघर्ष करने का सामर्थ्य भी जरूरी है। अगला प्रश्न 8वां, जिसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न, कवयित्री अक्क महादेवी अपनी स्थिति अत्यंत दयनीय क्यों करना चाहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कवयित्री अक्क महादेवी अपनी स्थिति अत्यंत दयनीय इसलिए करना चाहती है ताकि कवयित्री का सांसारिक मोह यानी लगाव नष्ट हो जाए, उसका अहम यानी घमंड गलकर नष्ट हो जाए और अंततः वह उस ईश्वर में तदाकार यानी एकाकार हो जाए, ईश्वर की शरण में चली जाए, ईश्वर की शरण प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? यह कबीर का जो दूसरा पद है उससे प्रश्न आया है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लोग सत्य पर
विश्वास नहीं करते हैं और असत्य को सत्य मान लेते हैं। संसार ईश्वर को जानने का प्रयत्न नहीं करता है, जबकि वह नियम, व्रत, स्नान, ध्यान का पालन करता है। इसलिए कबीर ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न, कमीज न होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अपने अधिकार, लोगों द्वारा अपने अधिकार की मांग न करना, संघर्ष नहीं करना, जैसी भी स्थिति है उसी में जीवन जीना स्वीकार कर लेना, जो कि अनुचित है, गलत है। लोगों को संघर्ष करना चाहिए, अपने अधिकार की मांग करनी चाहिए। अगला प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के गद्यांश रजनी पटकथा से लिया गया है, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी हैं। गद्यांश देखिए। देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देख करके भी चुप बैठा रहता है। जैसे तुम। नकल उतारते हुए हमें क्या करना है, हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का। गुस्से और हिकारत से माई फुट उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता, भीतर चली जाती है। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो सही विकल्प है स, रजनी मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, गलती सहने वाला गुनहगार कैसे होता है? तो इसका सही विकल्प है अ, क्योंकि इससे अन्याय करने वाले को साहस मिलता है। अगला प्रश्न, इस संवाद का वक्ता यानी बोलने वाला कौन है? तो सही विकल्प है द, रजनी। अगला प्रश्न, सूची को सुमेलित कीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प है द, 2, 1, 3, यानी आपका बर्दाश्त करना यानी सहन करना, सबसे बड़ा गुनाहगार, अन्याय को सहन करने वाला, और हिकारत यानी घृणा। तो सही विकल्प है द। अगला प्रश्न, किन लोगों के कारण देश में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता? तो इसका सही विकल्प है द, विकल्प अ और ब, यानी जो लोग समाज से उदासीन रहते हैं और जो समाज में होने वाले अत्याचारों को देख करके भी मौन बने रहते हैं। सही विकल्प द, विकल्प अ और ब दोनों। अगला प्रश्न 10वां के नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में, यानी 3-3 प्रश्न के अंक के 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 6 अंक के। पहला प्रश्न, पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पाथेर पांचाली फिल्म का शूटिंग का काम 2.5 साल तक इसलिए चला क्योंकि लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए समय कम मिल पाता था। आर्थिक समस्या का होना, पात्रों की समस्या का होना, घटना स्थल एवं दृश्यों की समस्या के कारण पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। अगला प्रश्न, माली और चपरासी ने पेड़ के नीचे दबा आदमी देखकर उसकी सहायता क्यों नहीं की? वे अपने अधिकारियों को बताने क्यों चल दिए? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि वे कागजी कार्रवाई एवं सरकारी परिपाटी के पक्के थे। कार्य से बचना और अधिकारियों को खुश रखना वो बखूबी जानते थे। सरकारी कार्यशैली ने उन्हें सिखा दिया है कि अपनी इच्छा से कार्य करोगे तो सारी ज़िंदगी जवाब तलब में बीत जाएगी। इस तरह से। अगला प्रश्न, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं? पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर होना। हमें मियां नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें अच्छी लगीं। पहला, आत्मविश्वास से भरपूर होना। दूसरा, पैतृक व्यवसाय को अपनाना। तीसरा, अपने कार्य को कला समझना। चौथा, रुचि और विश्वास से कार्य करना। पाँचवां, अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं करना, यानी उचित मजदूरी देना। इस तरह से। 11वां प्रश्न, जिसमें
कि नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं, 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के। का दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था क्योंकि कई किसान देश विदेश की यात्रा कर चुके थे, धार्मिक तीर्थ यात्राओं पर जा चुके थे एवं पुराणों और महाकाव्यों को पढ़कर भारत के नगरों से परिचित थे। इस तरह से। अगला, मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन पर क्यों मुग्ध थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन पर इसलिए मुग्ध थे क्योंकि मोहन होनहार बालक था, होशियार था, पढ़ने में अच्छा था, वह एक अच्छा गायक भी था, उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि का होना, इन सभी कारणों से मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन पर मुग्ध थे। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन की इच्छा क्या थी, उसका क्या कुपरिणाम हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की गहरी जड़ें बनाना, कौंसिल में अपनी पसंद के अंग्रेज सदस्य को नियुक्त करना चाहते थे, हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इस तरह से। अगला प्रश्न 12वां, जो कि वितान भाग 1 से के पाठों पर आधारित हैं कि नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में, 5-5 अंक के 2 प्रश्न यानी 10 अंक के। पहला है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषता नज़र आती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, सुरीलापन, स्वरों की निर्मलता, स्वरों की कोमलता, मधुरता, नादमय उच्चार यानी उच्चारण और गानपन, इनको समुचित रूप से विस्तार से बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है, यानी एक्सप्लेन किया जा सकता है इन बिंदुओं को। अगला प्रश्न, राजस्थान की रजतभूदा पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? यह पाठ आपको क्या संदेश देता है, विस्तार से लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, राजस्थान की रजतभूदा पाठ में पानी की समस्या की ओर संकेत किया गया है, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल ही का सुंदर संदेश दिया गया है, वर्षा जल के संरक्षण एवं उचित रख रखाव का संदेश दिया गया है, जिससे वर्ष भर पानी की आपूर्ति हो सकेगी और पानी की समस्या से बचा जा सकेगा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, आलो आंधारी रचना बेबी हलदार की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को भी समेटे है कि नहीं, 2 मुख्य सामाजिक समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आलो आंधारी पाठ में निम्नलिखित सामाजिक मुद्दों यानी समस्याओं का उल्लेख किया गया है, बाल विवाह की समस्या, समाज में नारी की दशा, महिलाओं पर होने वाले घरेलू अत्याचार, कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान की समस्या, सार्वजनिक शौचालयों का अभाव। इस तरह से इनमें से किन्हीं 2 समस्याओं का विस्तार से उल्लेख किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।